Let's start with the upper limb, and today is our discussion on the osteology, and you can follow me on Tanveer Notes the same chapter upper limb. ठीक है. So osteology में हम important points पढ़ेंगे, and specifically वो points जो exam point of view से बहुत important है. ठीक है. And along with the osteology like bones, तो बोन्स की इंजरी हम ज़्यादा पढ़ेंगे, और बोन्स की इंजरी के साथ एसोसिएटेड डैमेज टू द नर्व्स एंड आर्टरीज वो भी हम पढ़ेंगे, एंड वो भी रूल ऑफ टू में. ठीक है. तो ये रूल ऑफ टू में अभी लिख देता हूँ, ये आप लोगों को आगे जाके थोड़ा इजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, दैट इज क्लेविकल. तो क्लेविकल के बारे में कुछ बातें याद रखें कि क्लेविकल जो है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट इज हॉरिजेंटल. ठीक है. सो याद रखें कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट इज हॉरिजेंटल. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. सो ये इजीली पल्पेबल है. ठीक है. और इसका इंपॉर्टेंस आगे जानते हम पढ़ेंगे. एंड इट इज़ द फर्स्ट बोन टू बिगिन ऑसिफिकेशन. सबसे पहले ऑसिफिकेशन ये शुरू करता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वन एमंग द बोन जो कि सबसे एंड में ऑसिफिकेशन कंप्लीट करता है. ठीक है. सो इट कंप्लीट्स ऑसिफिकेशन बाय अराउंड 21 to 22 years. तो by the time it completes its ossification, you almost end up in medical colleges. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन. और ये भी है कि इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती. सो याद रखें कि जिस बोन की जो भी पेक्युलरिटीज होती हैं वो आप लोगों ने डिटेल में पढ़नी होती है. सो देयर इज नो मेडुलरी कैविटी इन द क्लेविकल. सही. सेकेंडली ये है कि इसका जो फ्रैक्चर है दैट इज रिलेटिवली कॉमन, एंड दैट इज बिकॉज इट इज ऑल द वे सबक्यूटेनियस एंड इट इज टू मच एक्सपोज टू ट्रॉमेटिक इंजरीज. और इसका फ्रैक्चर, लेट सपोज ये मैं एक सिंपल सा क्लेविकल बना देता हूँ. ठीक है. जो इसके टू कर्व्स हैं, तो ये कर्व जिस जगह पे मिलते हैं वो इसका वीकेस्ट पॉइंट है, और इसकी मेन इंजरीज भी इसी जगह पे ही होती हैं. ठीक है. ये याद रखें. नाउ लेट्स कम टू द रूल ऑफ टू. तो रूल ऑफ टू में हमने कहा था कि इसके फ्रैक्चर में एक आर्टरी डैमेज होगी. ठीक है. और एक नर्व डैमेज होगा. तो यहाँ पे आर्टरी कौन सी डैमेज होती है, तो वी ऑलरेडी नो कि इसमें एक सबक्लेवियन ग्रू होता है जहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी जाती है. सो द आर्टरी ओवर हेयर बिकम सबक्लेवियन आर्टरी, एंड द नर्व ओवर हेयर इज योर फेमस ब्रेकियल प्लेक्सिस. ठीक है. तो इसको मैं बी प्लेक्सिस के नाम से लिख दूंगा. और याद रखिए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में उसका लोअर ट्रंक जो है वो मेनली डैमेज होता है. तो अगर आप बहुत स्पेसिफिकली जा रहे हो तो गो टू लोअर ट्रंक, अदरवाइज इट इज सबक्लेवियन artery and brachial plexus. सही. now a little ahead towards a pearl. तो pearl हमारा ये है कि most commonly fractured long bone in the body is, तो आपके ख्याल में ये कौन सा हो सकता है, and it is none other than your favorite clavicle. ठीक है. so clavicle जो है, it is the most commonly fractured long bone in the body, and it is the exact sentence of the Snell anatomy. ठीक है. तो यहाँ पे ज़्यादा इराटा शिराटा बनाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड लॉन्ग बोन इन द बॉडी, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम. अच्छा, अगर आप लोग तनवीर नोट्स पढ़ रहे हो तो इस बीसीक्यू के साथ मैंने कुछ टिप्स भी ऐड किए हुए हैं, और वो टिप्स ये हैं कि अगर आप लोगों से पूछे कि लोअर लिम्ब में कौन सा कॉमन है फ्रैक्चर लॉन्ग बोन, तो लोअर लिम्ब में आपके साथ कॉमनेस्ट है टीबिया. तो वहां पे आप लोगों ने क्या क्लिक करना है, टीबिया को. सही. अगर आपसे हैंड में पूछे कि कॉमनेस्ट फ्रैक्चर कौन सा है, तो हैंड में आपने स्केफॉइड क्लिक करना है. ठीक है. एंड अगर आपसे फेस में पूछे, तो फेस में द कॉमन वन इज नेजल फ्रैक्चर. दिस इज वेरी हाई yield. ठीक है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट that the most common fractured long bone in the body is clavicle, 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 and clavicle is the long bone as we have discussed previously. Now let's come to another pearl, and the pearl is okay, the clavicle receives the weight of the upper limb through, so it receives the weight of the upper limb through coracoclavicular ligament.
Please don't forget this point. It is very very high yield and it is frequently asked in exam और हम बार बार गलत कर देते हैं. So it is coraco-clavicular ligament. Clavicle receives the weight of the upper limb through coraco-clavicular ligament. और आगे जाके हम जो कोराकाइड प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें ये थोड़ा और भी इजी हो जाएगा. ठीक है. सो कोराकाइड मीन्स बाद लोग कहते हैं कि इट इज ए वर्ड जिसका मतलब है द बीक ऑफ ए क्रो. सो इट इज ए क्रो लाइक प्रोसेस जो आगे जाके हम स्केपुला में पढ़ने वाले हैं. कम टू स्केपुला. तो स्केपुला इज ऑल गवर्न बाय रूल ऑफ थ्री. ठीक है. और वो रूल ऑफ थ्री हमारे साथ क्या है? रूल ऑफ थ्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ इसके थ्री बॉर्डर्स हैं. दैट इज सुपीरियर, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स. ठीक है. फिर उसके बाद इसके थ्री इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं. दैट इज सुपीरियर, लेटरल इसके जैसे लेकिन inferior, medial की जगह यहाँ पे inferior आ जाता है. And then we have its three processes. That is the spinous process or spine of scapula. That is cricoid process. Sorry, cricoid नहीं, ये मैं थोड़ा mistake, I had this autocorrect. It is coracoid process जिसका अभी हमने ligament पढ़ा है. ठीक है. So it is coracoid process that is like the beak of crow. And then there is एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है. तो इनके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. थोड़ा सा सुपीरियर बॉर्डर में आगे थोड़ा डिटेल हम डिस्कस करेंगे और कोराकाइड प्रोसेस का डिटेल थोड़ा सा हम आगे. नाउ ए लिटिल बिट अबाउट कोराकाइड प्रोसेस. तो सॉरी, इससे फिर क्रिकाइड लेके इसको मैं कोराकाइड कर लेता हूँ. कोराकाइड प्रोसेस, क्रिकाइड इज कार्टिलेज. सो इट इज ए हुक लाइक इंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द स्केपुला. तो अगर मैं ऐसा एक सिंपल सा स्केपुला बना दूं, ठीक है, और ये इसका ग्लिनाइड लिब्रम बना दूं, तो यहाँ पे एक इसका हुक लाइक प्रोसेस है जिसको हम कोराकाइड प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. और कोराकाइड प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो नाउ लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर. आई थिंक ब्लैक विल बी ओके. सो यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट मसल की ओरिजिन होती है और ये मसल है बाइसेप ब्रेकाई, जिसके लिए आप जिम में बहुत मेहनत करते हो. बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप ब्रेकाई का, और इसका कौन सा हेड? शॉर्ट हेड यहाँ से ओरिजिन करता है. ठीक है. ये पॉइंट आप लोगों ने नहीं भूलना है. इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम. अभी थोड़ा आगे जाके मैंने आप लोगों को इसका लॉन्ग हेड भी एक्सप्लेन करना है. बट डोंट फॉरगेट दैट द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला. ठीक है. और दूसरा इसका नाम कोराकाइड है. तो एक दूसरा मसल है कोरेको ब्रेकियलिस. कोरेको ब्रेकियलिस वो भी यहाँ से ही ओरिजिन लेता है. ठीक है. बट डोंट फॉरगेट द शॉर्ट हेड ऑफ योर फेवरेट बाइसेप ब्रेकाई मसल. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये कैविटी जो है आगे जाके इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम ग्लिनाइड कहते हैं या ग्लिनाइड फोसा. ग्लिनाइड फोसा के एबो एंड बिलो दो छोटे छोटे ट्यूबरकल्स आर रिजेस है. ठीक है. तो इसमें जो ऊपर ट्यूबरकल है इसको हम कहते हैं सोप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल, क्योंकि ग्लिनाइड के ऊपर है तो दैट इज सोप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल. ठीक है. और ये सोप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है वो ओरिजिनेट करता है. ठीक है. आगे जाके जब हम रेडियस पे पहुंचेंगे तो हम इसकी इंसर्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट द ओरिजिन ऑफ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल दैट इज बाइसेप ब्रेकाई के इसका शॉर्ट हेड कहाँ से निकलता है और इसका लॉन्ग हेड कहाँ से निकलता है. ठीक है. सो इन्फ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल को मैं फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर लेता हूँ, लेकिन यू रिमेंबर दैट सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल जो है इट्स गिव ओरिजिन टू द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, while the coracoid process give origin to the short head of bicep brachii. ठीक है. This is important. So this is about the coracoid process. मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ. Now let's come to a very important notch, that is suprascapular notch or scapular notch. Simply हम scapular notch ही कह देंगे. तो once again let me draw a simple सा स्केपुला. और इस स्केपुला के यहाँ पे ये ब्लैक में जो मैंने बनाया देयर इज ए नॉच जो इसका सुपीरियर
एरिया है, यहाँ पे एक नाच, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर पे एक नाच है और इस नाच को हम कहते हैं स्केपुलर नाच, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये क्रिकाइड कार्टिलेज, सॉरी ये कोराकाइड है ना, तो कोराकाइड के ये बिल्कुल मीडियली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ लेट मी चेंज द कलर फॉर दैट, आई होप ग्रीन विल बी बेटर। तो ये जो फोरामेन है, इससे निकलता है एक वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज सुप्रा स्केपुलर नर्व, सुप्रा स्केपुलर नर्व, ठीक है। और ये सुप्रास्केपुलर नर्व जो है इसके अंदर से जाता है, और याद रखिए कि इसके नाच के ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रास्केपुलर लिगामेंट, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जब बंदा ओल्ड एज में चला जाता है तो ये जो लिगामेंट है ये विद द टाइम कैल्सिफाइड हो जाता है, और ये इस फोरामेन को नैरो किया जाता है और ये नर्व उसमें इंट्रैप हो जाता है। सो देयर इज entrapment ऑफ दिस suprascapular nerve due to कैल्सिफिकेशन ऑफ दिस लिगामेंट, ठीक है। और बास फैमिली में ये फेमिलियल भी होता है। तो उसका नुकसान क्या हो जाता है कि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल को सप्लाई करता है, दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। और सुप्रा स्पाइनेटस इज एन इम्पॉर्टेंट एबडक्टर, ये बात याद रखने की है। अभी जाके मैं थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी चेंज द कलर, आई थिंक ग्रीन विल बी ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ह्यूमरस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सुप्रास्पाइनेटस जो है इस ह्यूमरस को ऐसे एबडक्ट करता है। तो एबडक्शन जो है ये हम 3 वैल्यूज में पढ़ते हैं। एक है एबडक्शन अप टू 30 डिग्रीज, और ये एबडक्शन जो है ये कौन काज करता है, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस आके जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बोन्स में इसके साथ टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर अप टू 90 डिग्री जो होता है वो डेल्टाइड करता है, डेल्टाइड मसल, ठीक है। और एबो 90 जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो ये बहुत ऊपर जाता है, सो दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस मसल, सॉरी यस मसल, ठीक है। सो अप टू 30 डिग्री by supraspinatus, up to 90 degree abduction is brought about by deltoid muscle, and greater than 90 degree abduction is brought about by trapezius muscle, ठीक है। So it was a little bit about notch and a little bit about suprascapular nerve entrapment, and this suprascapular nerve is supplying an important muscle supraspinatus, ठीक है। अच्छा, ये बाकी दो मसल्स को भी हम पढ़ेंगे कि एक को एक्सिलरी और दूसरा को एक्सेसरी नर्व सप्लाई करता है। So, for granite fossa, first of all, let me draw a simple diagram of shoulder joint, ठीक है। That is the a ball and socket joint, इसको हम ball and socket joint कहते हैं, and that joint is between the head of humerus and a cavity of the scapula, and this cavity is called ग्लीनाइट कैविटी और ग्लीनाइट फोसा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लीनाइट कैविटी और ग्लीनाइट फोसा, ठीक है। और ये फोसा जो है ये बहुत शैलो है, दैट इज वाई टू री इन्फोर्स इट, इट इज री इन्फोर्स्ड बाय लिगामेंट्स, ठीक है, एंड मसल्स। और उस मसल्स के ग्रुप को हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। तो इसको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट रोटेटर कफ मसल। रोटेटर कफ मसल्स को हम एक निमोनिक सेट से याद करते हैं। एस जो है योर फेवरेट मसल सुप्रा स्पाइनेटस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई जो है इस फॉर, अगर ये सुप्रा स्पाइनेटस है तो देट विल बी इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है, इंफ्रा स्पाइनेटस। और दिस टी इज फॉर टीरीज माइनर। और जो एस है इसको मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ, और ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये एस वाला जो है सब स्केपुलरिस, ये मैंने
क्यों डिफरेंट कलर में लिखा है। आगे जाके अब हम ह्यूमरस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए हमने कहा था कि ये कैविटी जो है ये बहुत वीक है ग्लिनाइड लेब्रम वाली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जॉइंट इजीली डिसलोकेट हो सकेगा। और अक्सर एग्जाम में हमसे डिसलोकेशन का डायरेक्शन पूछते हैं, तो इट यूजुअली इज इन द इंफीरियर डायरेक्शन, ठीक है। तो इंफीरियर डायरेक्शन आप लोगों ने कभी नहीं भूलना। डिसलोकेशन का डायरेक्शन इज इंफीरियर, क्योंकि वहां पे ये स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड और वीक होता है। नाउ let's discuss a very important bone that is called humerus, ठीक है। तो ह्यूमरस को हम ऐसे सिंपल सा बना देंगे, so that becomes the head, that becomes the greater tuberosity, और ये ऐसे नीचे आएगा और यहाँ पे हो जाएगी लेसर ट्यूबरोसिटी, और ये होगा जहाँ पे हेड होगा तो ये उसका एनाटॉमिकल नेक होगा, एंड इट इज आर्टिकुलेटिंग विद द फोसा दैट इज कॉल्ड ग्लिनाइड फोसा। तो ग्लिनाइड फोसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की ये है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और ये है लेसर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरोसिटी या लेसर ट्यूबरकल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे रोटेटर कफ मसल अटैच होते हैं। तो जो सेट था सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच होते हैं, और जो एस रह गया था जो मैंने आप लोगों को सेपरेट लिखा था सबस्क्यूपुलरिस, वो लेसर ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम इसमें थोड़ा डिटेल पूछते हैं, तो इस ग्रेटर ट्यूबरोसिटी को हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं और ये इस तरह की बना लेंगे, ठीक है। और इसके 3 फेसेट्स होंगे, एक सुपीरियर फेसेट, ठीक है। तो अगर एक सुपीरियर है तो एक हो गया इंफीरियर फेसेट और एक बीच में रह गया मिडल फेसेट, ठीक है। तो ये जो सेट मसल्स हैं ये बिल्कुल रिस्पेक्टिवली इनके साथ अटैचमेंट बनाते हैं, लाइक द सुप्रास्पाइनेटस सुपीरियर फेसेट के साथ अटैच होता है, इंफ्रास्पाइनेटस जो है ये मिडिल फेसेट के साथ, और टीरीज माइनर जो है ये इंफीरियर फेसेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एंड एग्जाम में उनका सबसे फेवरेट जो है वो है टीरीज माइनर, प्लीज ये आप लोगों ने भूलना नहीं है। अच्छा, नाउ लेट मी चेंज द कलर। ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है ये भी थोड़ा डाउनवर्ड ऐसे एक्सटेंशन बनाती है, और लेसर भी डाउनवर्ड थोड़ा एक्सटेंशन बनाती है, ठीक है। एंड दीज एक्सटेंशन आर ट्रांसफॉर्म इनटू 2 लिप्स, द वन इज द मीडियल लिप, ठीक है, एंड द अदर वन इज लेटरल लिप। और इनकी इंपॉर्टेंस यह है कि लेटरल लिप के साथ पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच होता है, और ये मीडियल लिप के साथ टीरीज मेजर मसल अटैच होता है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं दो मेजर्स ने ऑक्युपाई की हैं, इनके बीच में एक ग्रू है जिसको हम बाइसेप्टल ग्रू कहते हैं, और बाइसेप्टल ग्रू इसलिए कहते हैं कि इसमें से बाइसेप मसल का टेंडन गुजरता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे इसकी नेक जो है, एक तो एनाटॉमिकल नेक हो गई, यहाँ पे इसकी एक दूसरी नेक है जिसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं, ठीक है। और सर्जिकल नेक की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो वंस अगेन आप लोगों को रूल याद होगा कि हमारे साथ एक आर्टरी और एक नर्व होता है, अक्सर डैमेज होते हैं। तो आर्टरी कौन सी डैमेज होगी और नर्व कौन सा डैमेज होगा। तो नर्व जो है योर फेमस एक्सिलरी नर्व, एग्जाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बार बार इसके बारे में पूछते हैं कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो है वो फ्रैक्चर हो गया तो कौन सा नर्व डैमेज होगा, एंड इट इज एक्सिलरी नर्व। और अगर आपसे आर्टरी पूछे तो भी एक्सिलरी आर्टरी का ही ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरकमप्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी या पोस्टीरियर ह्यूमरल सरकमप्लेक्स आर्टरी, जो भी आप बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरकमप्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो ये दोनों चीज़ें डैमेज होती हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आर्टरी पूछे तो ये क्लिक करना है, नर्व पूछे तो ये क्लिक करना है, नेवर एवर क्लिक एनी अदर ऑप्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्लीज़
आप लोग अभी से दिमाग में डालें ये बात। सेकेंडली, ये जो शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, तो शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में हमारे साथ वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट नर्व जाता है, दैट इज रेडियल नर्व, ठीक है। और वंस अगेन हमने कहा है कि जब जहाँ पे नर्व होगा तो वहाँ पे एक आर्टरी भी होगी जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेकियल आर्टरी, या डीप की जगह अगर आप फैंसी वर्ड प्रोफांडा यूज करो तो आप यूज भी कर सकते हो। तो वहाँ पे डीप ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, एंड दैट इज मेनली इन द स्पाइरल ग्रूव। तो अगर शेफ्ट फ्रैक्चर हो गया, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, तो आपके साथ रेडियल नर्व एंड डीप ब्रेकियल आर्टरी आर लायबल टू बी डैमेज्ड, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे जब नीचे एंड होता है तो यहाँ पे इसके कॉन्डाइल्स हैं, एक लेटरली भी कॉन्डाइल है और एक मीडियली भी कॉन्डाइल है। तो ये जो दो कॉन्डाइल्स के ऊपर वाली जगह है, इसको हम कहते हैं एबोकॉन्डाइल या सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। तो इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ। इस सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में अगर देयर इज डैमेज टू दिस रीजन, तो आपके साथ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेनली इंजर हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन आप लोगों ने मीडियन नर्व याद रखना है, ठीक है। सो मीडियन नर्व, सही। और इसके साथ आर्टरी जो है, वेरी फेमस आर्टरी, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज गेटिंग ए लिटिल बिजी, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी गिव इट ए वेरी डिफरेंट कलर दैट बिकम येलो। यहाँ जो मीडियल कंडाइल है, इसके पीछे एक नर्व गुजरता है, दैट इज अल्नर नर्व, ठीक है। और अल्नर नर्व जो है, इसके साथ एक कोलेटरल आर्टरी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है आपका या आपके पेशेंट का सॉरी डैमेज हो जाए, तो इट में रिजल्ट इन डैमेज टू द अल्नर नर्व, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने प्लीज नहीं बोलना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the fracture of the medial epicondyle damaged the ulnar nerve. Now just let recall it rapidly. The सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर से एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है एंड पोस्टीरियर सरकम्फ्लेक्स हेमरल आर्टरी जो शेफ्ट है उसके डैमेज से या फ्रैक्चर से डैमेज होता है आपके साथ रेडियल नर्व एंड डीप ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर से आपके साथ मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी, नट डीप ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी। और मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर से आपके साथ डैमेज होता है अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व आपने याद रखी है, और इसकी एक अल्नर कोलेटरल आर्टरी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देयर इज रिच इन एनास्टोमोसिस और उसके डैमेज की वजह से इतना मसला नहीं होता। सो आई होप आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें क्लियर हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बाकी जो बोन रहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।